न्यूज में हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट कार्यक्रम में यानी किरण क्षेत्र में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। एब्राहम लिंकन ने कहा था, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। क्या राजनीति में वादे करते वक्त नेताओं को ये याद कराना जरूरी है कि हर समय वादों को लेकर जनता को भ्रम में नहीं डाला जा सकता। महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र आने से ठीक पहले कांग्रेस खुद अपने आप को कई सवालों के कटघरे में खड़ा कर चुकी है। क्या कांग्रेस जितना बजट होता है उससे ज्यादा का वादा करके वोट मांगती है? क्या कांग्रेस चुनावी राज्यों में जिन वादों को गारंटी बताती है उनकी खुद की गारंटी नहीं होती? क्या कांग्रेस ऐसे वादों पर वोट मांगती है जिन्हें पूरा करना सरल ही नहीं होता? क्या कांग्रेस की गारंटी अधूरी ही रह जाती है? सवाल उठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की वजह से, जो उन्होंने कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच बैठकर दिया। राज्य के बजट के चादर जितनी ही है उतना वादों का पैर पसारने की बात अब कांग्रेस करती क्यों दिखी है? क्या हिमाचल में अधूरे रह गए वादों का असर है? हरियाणा चुनाव तक पड़ने की वजह से उसका क्या कांग्रेस के भीतर आत्मचिंतन शुरू हो गया है? यहां तक कि राहुल गांधी ने भी इसी को लेकर बजट के आधार पर महाराष्ट्र में गारंटी की घोषणा करेंगे कहा। पहले राज्य की जेब देखेंगे फिर वादे करेंगे। जैसे ही कांग्रेस के भीतर से खुद ये बात आई है, प्रधानमंत्री ने लगातार प्रहार करते हुए एक सीरीज में पोस्ट करी है ट्विटर पर, एक्स पर, जिसमें बताया कि कांग्रेस वादे पूरे ना करने को लेकर बेनकाब हो गई है। कांग्रेस जान गई है कि झूठे वादे करना आसान है, सही से लागू कराना कठिन या असंभव है। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी अधूरी पड़ी है। पीएम मोदी ने कहा है कि झूठे वादों की वजह से ही जनता ने कांग्रेस को हरियाणा में खारिज किया है। कांग्रेस के लिए चौपट, अर्थव्यवस्था और लूट को वोट है। ये देखिए, अब ग्राफिक से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इस पूरी खबर को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे कि हिमाचल में कितने वादे किए गए पूरे और कितने बाकी हैं हिमाचल प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो बयान सामने आ गया है उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष यहाँ पर बीजेपी के तौर पर आप समझिए, और अब एक बयानबाजी का दौर जो है वो आरंभ हो गया है। और पीएम मोदी ने स्वयं, देश के प्रधानमंत्री ने हमला बोल दिया है। शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुका है और हर कोई बयान की आलोचना कर रहा है। और ये जो फ्रीबीज वाला मुद्दा है, जो चुनावी वादों वाला मुद्दा है, उसको लेकर कांग्रेस की आलोचना की जा रही है और कांग्रेस भी पूर्णतः हमलावर इस वक्त नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले आपको वो बयान सुना देते हैं। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? 5 गारंटी का वादा किया था। आपको देखकर हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया है। आज आपने बताया कि आप एक गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसा लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अखबार पढ़ा है इसलिए बता रहा हूं। ये देखिए, उनके बयान को आपको बता रहे हैं। हम अपनी यानी कर्नाटक सरकार के कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उनसे यानी कि यहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से कहा है कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के जो वादे हैं वो मत करो। ये मत करो आप, इसके बजाय ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हो। तो ये कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उनके तरफ से ये जब कह दिया गया तो विवाद हो गया खड़गे जी के बयान को लेकर। अब इसी को लेकर जो है विवाद चल रहा है और दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जो है वो आरंभ हो गया है। भाई, ये कर्नाटक से लेकर जो विवाद है, इस पर पीएम मोदी का जब ट्वीट आया तो आग जो है उसमें पूरी एक आग में घी डालने वाला जो काम है वो पीएम मोदी के द्वारा कर दिया गया कि भाई एक स्टेटमेंट का इंतजार था। और बीजेपी पूरी अब हाथ धो के कांग्रेस के पीछे पड़ चुकी है, लेकिन कांग्रेस भी इसको अपने हिसाब से प्रोटेक्ट कर रही है, डिफेंड कर रही है कि भाई ये हमारा आपसी मामला है, इसमें आपको बोलने का अधिकार नहीं है। चलिए, ये तो हमने बयान भी आपको सुना दिया, इसका विवाद भी सुना दिया, और कुछ ही पलों में मेहमानों पर भी चलेंगे, उनकी भी बात आपके सामने रखेंगे कि भाई आखिर चुनावी वादों को लेकर क्या है दोनों तरफ से प्रतिक्रिया।
निम्बल ಏನ್ बजट ಇದೆ। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ जो मेहमान हैं कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो भी आएंगे। स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका भी धन्यवाद, आप जुड़े हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका भी धन्यवाद। और फिर बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर विदु रावल जी, आपने भी समय यहाँ पर निकाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डिबेट की। मैं अनुरोध करूँगा सभी से कि आपका ऑडियो अनम्यूट रहे, ताकि डिबेट के दौरान कोई बाधा ना आए और सब अपनी बात अच्छे से रख पाएँ। और विदु रावल जी, क्योंकि एक स्टेटमेंट आया तो शुरुआत आपसे करें, क्योंकि पीएम मोदी के ट्वीट के बाद अब ये मामला जो है वो आमने सामने का हो गया है। ये ट्वीट का कारण क्या रहा होगा आपको लगता है? और दूसरा, जो खड़गे जी का बयान आया उसको किस लिहाज से देखते हैं? भाई वो डिफेंड करने के लिए वो तो कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों ने ये कहा है कि कुछ बहनें जो हैं वो किराया देना चाहती हैं। क्या आप बिल्कुल उस बात से सहमत हैं या फिर आपको कुछ दाल में काला लग रहा है? शिवम जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज दिख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आज त्योहार के बाद जो है जुड़े हैं इस डिबेट में। दीपावली और उससे जुड़े सभी जो त्योहार हैं, सबकी शुभकामनाओं के साथ बात शुरू करता हूं। आपको देखिए, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जो कि खड़गे साहब ने एक्सपोज कर दिया। खड़गे साहब बहुत समस्या में रहते होंगे आमतौर पर। किस प्रकार से छोटे मालिक और मालकिन जो है जाकर कहीं पर भी कुछ बोल आती हैं, फिर पार्टी को उसको पूरा करने के लिए मुशक्कत करनी पड़ती है। इसी के तहत जो है खड़गे साहब जो है परेशान रहते होंगे। उनके मुंह पर, उनकी जबान पर जो है दिल की बात आ गई। देखिए, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं खड़गे साहब। पुराने समय से कांग्रेस के झूठ को किस प्रकार अपने कंधों पर उठा कर उन्होंने राजनीति की है। आज झूठ एक नए आयाम पर पहुंच चुका है कांग्रेस। किस प्रकार से गारंटी का नाम उन्होंने अपने झूठ को दे दिया। चलिए, बीच में थोड़ा, ठीक है, हाँ जी। पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा कि किस प्रकार इन्होंने अपने झूठ को गारंटी का नाम शुरू कर दिया देना। हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इन लोगों ने कहा कि हम प्रत्येक महिला को 1500 रुपए देंगे। ये आज 2 साल हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में सरकार बने, वहां पर किसी को कुछ नहीं मिला। हमने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने कर्नाटक के अंदर कहा कि हम जो है 2000 रुपए देंगे, वहां पर किसी को कुछ नहीं मिला। हम जानते राजस्थान में खड़े होकर 2018 में राहुल गांधी ने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनने तक राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ कर दूंगा। 5 साल तक सरकार रही राजस्थान में। कर्जा माफ करना तो दूर, पूरे हिंदुस्तान में केवल राजस्थान ऐसा राज्य था कांग्रेस के राज में जिसमें किसान की जमीन कुड़क हुई। 5557 किसानों की 19,500 एकड़ जमीन इन लोगों ने कुड़क कर ली, उनको जो है भूमि विहीन कर दिया। यानी कहां की बात कहना और कहां। और ये काम केवल राहुल गांधी करते हैं ऐसा नहीं है, इनका पूरी परंपरा है। नेहरू जी कहते थे कि इस देश को पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है, इस देश को सेना की जरूरत नहीं है, इस देश को तो गरीबी से लड़ना है। मैं केवल गरीबी से जो है जंग छेड़ रहा हूं। 1958 में उन्होंने कहा था, लेकिन गरीबी से जंग तो नहीं छेड़ी उन्होंने, खुद अपनी गरीबी, अपने परिवार की गरीबी दूर की। 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी, ठीक है, बीच में थोड़ा सा ऑडियो यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है, चलिए। क्या अपनी बात मैं खत्म कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ मैं। जी। इंदिरा गांधी जी ने कहा था 1971 के चुनाव में, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। और कांग्रेसी कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी। उसके बाद सोनिया गांधी आई, बोली कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, गरीबी तो नहीं हटी। राहुल गांधी ने तो आकर किस प्रकार से खटाखट योजनाओं की बात की। देखिए, एक और महत्वपूर्ण पक्ष जो है इसमें ध्यान करने वाला है। कांग्रेस जब आती है वो दरिद्रता लेकर आती है, वो लूट और खसूट के कारण जो है राज्य को, राजस्व को खाली करके जाती है। इसलिए अपने शासनकाल में इन लोगों को खटाखट योजनाएं नहीं झूलती। जिस पार्टी ने देश में 70 सालों 75 सालों में अधिकांश समय राज किया हो, अपने राज के समय कोई खटाखट योजना नहीं लगाई कि 1 लाख रुपए देंगे, 72,000 रुपए देंगे, कोई ऐसी योजना नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब देश के खजाने भरे, ईमानदारी से काम हुआ, उसके बाद कहते हैं कि अब अगर हम सत्ता में आ गए तो अब हम देंगे। अब शिवम जी, ये तो आम समझ की बात है ना। हाँ। जब देश आजाद हुआ था तब ज्यादा आवश्यकता थी लोगों को खटाखट योजनाओं की, खटाखट उनके पास पैसे आने की। पैसे देते भी कैसे, इन्होंने तो
चलिए ये आपकी जो बात है ये मुख्य तौर पर विद्रावल जी जो आपने कही कि भाई कांग्रेस पर ये आरोप आपकी तरफ से है कि भाई बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात यहाँ आदेश जी भी हमारे साथ हैं उनसे मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि जो आरोप है आदेश जी चुनाव से पहले खटाखट का वादा वो तमाम वादे और अब मुख्य तौर पर सारे चर्चा का विषय है खड़गे जी का बयान जब से सामने आया उसके बाद ही सब कुछ ये हो रहा है। तो अब जब क्या वाकई एक चुनावी वादा जो है आपकी पार्टी नहीं कहता मैं अकेली चलिए बाकी पार्टियों के लिए भी जोड़ लीजिए क्या चुनावी वादे करना उसके बाद उसके आर्थिक बोझ को थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी आप अगर सोचें तो वहाँ पर भी कर्जा जिस तरीके से बढ़ गया। फिर कर्नाटक की बात करें जहाँ 5 गारंटियों की बात की जाती है जहाँ पर हर महीने 2000 की बात की जाए चाहे वहाँ पर ग्रेजुएट्स को 3000 डिप्लोमा वालों को 1500 सारे वादे बड़े बड़े वादे। फिर अन्न भाग्य योजना और सरकारी बसों में फ्री ये सरकारी बसों में फ्री योजना फिर उसके बाद कहना कि कुछ महिलाएं नहीं चाहती कुछ बहनें नहीं चाहती हैं कि भाई वो चाहती हैं कि भाई हम पैसा दें उसके बाद ये बयान आना। तो क्या ये चुनावी वादे करना केवल वादों तक ही सीमित रह जाता है इसका आर्थिक बोझ बाद में समझ में आ पाता है। आदेश जी। शिवम जी आपने देखा कि किस तरह से मोदी जी ने 2014 में वादे किए कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए जो ही मुफ्त मिल जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने झूठ को और पुख्ता करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले यही काम होगा। तो ये झूठ होता है। जिस तरह से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा ये जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर है अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये पेट्रोल 30 रुपए लीटर देंगे। किस तरह से कहा कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय 2022 तक डबल कर देंगे, 2022 तक हर व्यक्ति के सर पे छत होगी, हर घर में नल में जल। ये तमाम इस तरह की बातें मोदी जी ने कही। अगर मोदी जी चाहते तो ये इनमें से काफी कुछ चीजें की जा सकती थी, लेकिन इस सरकार ने एक भी कदम आगे नहीं चली इन गरीबों को मदद करने के लिए। जो 60 रुपए लीटर का पेट्रोल था उस वक्त 140 रुपए पर बैरल के रेट से इंपोर्ट तक हमने किया। बिल्कुल को 100 रुपए के बीच जो डीजल 50 रुपए का होता था और हम उसके ऊपर 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लेते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उसके ऊपर 35 रुपए ड्यूटी ले रही है और 50 रुपए के पेट्रोल को 100 रुपए लीटर बेच रही है, जिसने उसको आधे रेट में बेचने की बात कही थी। जो जरा सी बात के ऊपर गैस के सिलेंडर को जब 400 रुपए का था तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सर पे उठा के घूमते थे और कहते थे कि घर का बजट बिगड़ गया, गैस का सिलेंडर इतना महंगा है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको 200 रुपए का करेंगे। और जब उनकी सरकार आई तो आज देश के अंदर 1200-1100 रुपए से ऊपर गैस का सिलेंडर बिक रहा है। कल भी पैसे बढ़े हैं, आज भी पैसे बढ़े हैं। तो ये होती है झूठी बयानबाजी। और बड़े अदब के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरह राजा हरिश्चंद्र को सच का पर्यायवाची माना जाता है, अगर झूठ का पर्यायवाची दुनिया में किसी को माना जाएगा तो मोदी जी को माना जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री। ठीक 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 चलिए बीच में थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है, लेकिन आदेश बिल्कुल आदेश जी बिल्कुल रखें। आज भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण 60 रुपए लीटर का सरसों का तेल 200 रुपए का हो गया है। 20 रुपए किलो का जो आटा था वो 45 रुपए किलो हो गया है। सब्जी है, बाकी चीजें हैं, उनका आप हिसाब खुद, सारी दुनिया उससे परेशान, हिंदुस्तान उससे परेशान है। और किस तरह से नौकरियों की बात की थी, जो नौकरी आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी
पिछले 70 सालों की भारत में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। और इसी अंतर को आदरणीय खड़गे जी ने, जिनका लगभग 60 सालों से ज्यादा का राजनीतिक जीवन है और सच बोल के देश को आगे बढ़ाया, देश के छोटे ब्लॉक अध्यक्ष के पद से आके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वो हैं, तो उस तरह का व्यक्ति तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपने जीवन में सच और ईमानदारी से काम करता है। ये सच कहने का साहस बहुत कम लोगों में है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। तो रावत जी ये साहस नहीं है। मैं तो पुनः आपके चैनल के माध्यम से आज भगवान। ठीक है, नहीं आदेश जी, बिल्कुल आपकी बात में समझा, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा कहा गया और हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है, अगर बिल्कुल ठीक है आदेश जी, एक मेरा छोटा सा प्रश्न आप ले लीजिए, एक छोटा सा प्रश्न भी ले लीजिए आदेश जी, फिर बाकियों को भी मौका देंगे। शायद आपको ऑडियो मेरा नहीं पहुंच रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। नंबर पे था ठीक, आदेश जी नहीं, बिल्कुल आदेश जी, बिल्कुल जरा सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको पूरा मौका दिया। आदेश जी, आप कांग्रेस की तरफ से वो भी तो कहिए कि भाई ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, ऐसा बयान ठीक है, ऐसा बयान क्यों देना पड़ा खड़गे साहब को कि भाई ऐसा ना किया जाए, चुनावी ऐसा वादा ना किया जाए जो पूरा ना किया जा सके। हिमाचल प्रदेश की बात कही जाए तो 20 महीने में 21,366 करोड़ रुपए का कर्जा वहां पर पड़ा है। शिवम जी इसलिए कहा क्योंकि 2019 में जब चुनाव आयोग के बारे में आंकलन किया गया कि कितनी विश्वसनीयता है, तो वो विश्वसनीयता 51% थी, जो 2024 में आके घट के 23% हो गई है। तो हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सच बोलें। लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए खड़गे जी को चिंता करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दायित्व है कि वो सरकार में है, वो अपनी करनी और कथनी में जो अंतर है उसको ठीक करें। नहीं, पर वो करनी कथनी, 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल तक 750 से ज्यादा किसानों की मृत्यु होगी। नहीं ठीक है, चलिए आप फिर ये थोड़ा सा आप कथनी, प्रधानमंत्री का फोटो दिखाएं, आप कथनी करनी, 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, मेरी बात सुनेंगे। अरे आदेश जी बिल्कुल, आदेश जी आप बिल्कुल, आप रिबटल मुझे तो नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं यही कह रहा हूं कि भाई कथनी करने की बात आपने कही, कथनी और करनी की, तो कथनी करनी को लेकर ही तो बयान आया था खड़गे जी का, कथनी करनी की। भाई आप अगर कथनी कर देते हैं, कोई वादा कर देते हैं, तो वो करनी पर भी तो सही बैठना पड़ेगा, उसको वो किया जा सके तभी तो वो वादा किया जाए। आदेश जी एक छोटा सा कमेंट। दोस्तों की है नहीं आदेश जी, वही तो मैं कह रहा हूं, कथनी करनी आप जो कह रहे हैं वही तो खड़गे जी यही तो कह रहे हैं कि भाई जो कथनी कही जाए वो करनी पर भी तो सही उतरे, ऐसा वादा ना किया जाए। भाई महाराष्ट्र में अगर ये मॉडल अपनाया जाएगा कर्नाटक का, तो वो तो एक आत्मचिंतन के रूप में कहा जाए या फिर एक तरीके से एक लेसन के तौर पर कहा जाए, नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का इतिहास है कि जो हमने कहा उससे ज्यादा किया शिवम जी। चलिए ठीक है आप ज्यादा किया, ठीक है, चलिए आप डायरेक्ट जवाब नहीं, विदुर रावल जी आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमला यहाँ पर पीएम मोदी पर भी और आपकी पार्टी पर भी, और वादों को लेकर, और 15 लाख रुपए का भी बार बार जो एक आरोप लग जाता है उसको लेकर भी, वो आप पूरी क्लैरिटी दे सकते हैं। फिर सुंदर स्वामी जी थोड़ा सा वक्त इनके साथ, फिर मैं ये आपके पास आता हूँ। की मशीन दे दी है ना, वो सभी के सभी जो है प्रधानमंत्री जी से 15 लाख रुपए मांगने के लिए कतार में खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी को लाखों नहीं करोड़ों वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी 14 से लेकर आज तक लगातार सबसे बड़ी पार्टी बनकर और देश में तीसरी बार हमारा सत्ता प्राप्त हुआ। मोदी जी के किसी समर्थक ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी समर्थक ने 15 लाख का कभी जिक्र नहीं किया। मैं आज चैलेंज के साथ आपके टीवी शो पर कहता हूं, कोई एक दस्तावेज ऐसा दिखा दे। देखिए चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो अपना घोषित करती है, हम भी संकल्प पत्र निकालते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे आदमी होंगे तो कोई एक पत्र पे लिखा हुआ वो 15 लाख दिखा तो दें, या 2 करोड़ सरकारी नौकरियों की बात करते वो दिखा दें। लेकिन आलू से सोना बनाने में इतना ज्यादा मगन हो गए लोग कि लगातार खटाखट झूठ बोलने के अलावा, और इस झूठ को जनता ने पकड़ लिया है। अब देखिए आप सोचिए, ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो प्रति महीने 8,500, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देंगे। जनता कहती है यहां से, तुम्हें सत्ता में नहीं आने देंगे, चिमटे से भी नहीं छूने देंगे। ये हरियाणा में कहते हैं कि हम लोग जो हैं
2,000 रुपए प्रति महिला को देंगे। महिलाएं कहती है नहीं तुम पर विश्वास। 4 महीने पहले जो तुम खटाखट झूठ बोलकर गारंटी कार्ड, शिवम जी गारंटी कार्ड तक साइन करवाए इन लोगों ने, और फिर महिलाएं जो है लखनऊ के अंदर, रोहतक के अंदर, आपके टीवी पर हमने देखा कतार लग के खड़ी थी। कोई आपने 15 लाख मांगने वाली कोई कतार आज तक देखी क्या इतने? ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू आ रहा है जिसके कारण बीच में बाधा आती है, लेकिन आप बोलिए। हाँ, अब ये आटे की बात लगातार बता रहे थे। आटा तो राहुल गांधी लीटर में बेचते हैं। हरियाणा के अंदर पानीपत में बताया तो वो चाहे 45 रुपए लीटर बेचे या 40 रुपए लीटर बेचे, आदेश जी को कई अंतर नहीं पड़ेगा। जहां तक नौकरी की बात है, ईपीएफओ के आंकड़े देख लीजिए। कांग्रेस के 2004 से लेकर 2014 से हमने दुगनी नौकरियां दे दी है। 27 करोड़ लोगों के नए अकाउंट ईपीएफओ खुले हैं, जिसमें एक अकाउंट के साथ हो सकता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कुछ लोगों को रोजगार मिला होगा। तो इनसे, इनके तो 10 करोड़ भी नहीं थे, वहां से हम दुगने से अधिक जो अगर दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके 2 करोड़ वाला जो झूठ है वो इनका झूठ, और हम पूरा भी कर रहे हैं उसको। पिछले 10.5 सालों में 27 करोड़ लोगों के ईपीएफओ अकाउंट किस बात की तस्दीक कर रहे हैं? दूसरी बात, उन्होंने कहा हर घर से नल और नल में साफ जल, पूरे का पूरा हरियाणा में, पूरे के पूरे गुजरात के अंदर, पूरे के पूरे जहां जहां भाजपा शासित है, कोई एक भी ऐसा गांव बता दो जो हर घर में नल और नल से साफ जल का व्यवस्था ना हो, जो भाजपा शासित है। और जो कांग्रेस शासित है उनमें भी जबरदस्ती इनकी सरकारों के कोऑपरेशन खत्म करने के बावजूद बता रहे हैं। बड़ी बात क्या है, ये इकोनॉमी की बात कही है खड़गे साहब ने, इन्होंने ठीक कहा। खड़गे साहब 60 साल से कांग्रेस का झूठ ढो रहे हैं। कौन सा प्रदेश भाजपा शासित है जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। कर्नाटक के अंदर इनको टॉयलेट टैक्स लगाने पड़ गए हैं। माफी चाहूंगा, हिमाचल में टॉयलेट टैक्स लगाने पड़ गए हैं। इनको दूध पर सेस बढ़ाना पड़ गया कर्नाटक में। भाजपा शासित किसी राज्य में बताइए इस प्रकार से अगर हमने आर्थिक अव्यवस्था फैलाई हो। हमने लाडली बहना योजना शुरू की, लेकिन हमने इनकी तरह केवल घोषणा नहीं की, हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाया। हम अब महाराष्ट्र में कर रहे हैं, हम हरियाणा में सरकार बनी है, शुरू करने वाले हैं। हमने 500 रुपए सिलेंडर राजस्थान में लगातार दे रहे हैं, हरियाणा में अगस्त से दे रहे हैं हम लगातार। तो इनकी तरह हम झूठे वादे नहीं करते, हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा पूरा करते हैं। और ये जो कहते हैं उसका ठीक उलट करते हैं। राजस्थान का मैंने बताया, किसान का कर्ज माफ करना छोड़ो, उसकी हिंदुस्तान में कहीं एक राज्य में कुड़क हुई तो कांग्रेस के राजस्थान में हुई, इसीलिए वापस इनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ये कहते, ये अब कई जगह कहते हैं कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे कई प्रदेशों में। जनता इनसे पूछती है कि भाई आपने हटाई क्यों थी? क्यों मनमोहन सिंह चिदम्बरम जी का हाथ पकड़ पकड़ के प्रदेश प्रदेश जाकर बताया करते थे कि ये जो एनपीएस है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, यूपीएस बहुत बुरी, माफी चाहूंगा, जो ओपीएस थी बहुत बुरी व्यवस्था थी, ये क्यों बताया करते थे हाथ पकड़ पकड़ के? आज अचानक से रियलाइजेशन क्यों हो गया? लेकिन बड़ी बात क्या है, पूरे वक्तव्य में आदेश जी ने कांग्रेस पर बोलना ठीक नहीं समझा, सारी बातें भाजपा पर ही झूठ खटाखट बोलते रहे। तो लगता है कि जिस प्रकार से खड़गे जी को ये कांग्रेस का झूठ का बोझ संभालना। चलिए, बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक है विदु रावल जी, बिल्कुल आपकी बात को मैं संक्षेप में समझ। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो खैर चल रहा है, लेकिन आपने जवाब दिया अपने अंदाज में। स्वामी जी, अब आपसे मैं अगर ये पूछूं कि भाई ये मैटर पॉलिटिकल है और आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और आपका अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है जिसके दौरान आपने जो है पूरा इसका एनालिसिस किया है, क्या ये महंगाई का मुद्दा जब आता है, अब इसको पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को अब अलग जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा सकता? जो चुनावी वादे किए जाते हैं, जो फ्रीवीज के जो दोनों तरफ से, मैं कहूँगा चाहे आप आम आदमी पार्टी कह लीजिए, आप बीजेपी कह लीजिए, आप चाहे कांग्रेस कह लीजिए, कि कौन कितना बड़ा वादा करता है, अब इस आधार पर चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो फिर भविष्य क्या है चुनावों का? जो टैक्स भर रहा है हमारे आपके जैसा व्यक्ति, वो केवल टैक्स ही भरता रहेगा, उद्योगपति टैक्स ही भरते रहेंगे, या फिर और वो बांटना उसका क्या तरीका होना चाहिए नैतिक तौर पर भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और भारत एक उन्नतिशील प्रगतिशील देश ही बना रहे, उसमें कोई बाधा ना आए राजनीति के चलते? इस पर आप विस्तार से आप अपनी राय रखिए सुरेंद्र स्वामी जी। शिवम जी, ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। ये मुद्दा है देश के राज्यों के रेवेन्यूज और उसके बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे विकास से। अगर हम फ्री में बांटने लगेंगे
और उससे कोई वो नॉन प्रोडक्टिव अगर होगा तो उससे देश की, राज्य की। जी, तो क्या हुआ तेरा वादा? क्योंकि भाई जब से खड़गे जी ने ये कह दिया कि उतना ही वादा किया जाए जितना पूरा किया जा सके, आत्मचिंतन कहिए और बीजेपी को भी एक मौका कि भाई आप जो वादा कर रहे हैं पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार का उदाहरण भी दिया जा रहा है लगातार। चलिए स्वामी जी वापस आपके पास आते हैं। आपने कहा था ये विषय उतना राजनीतिक नहीं जितना आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसको देखना चाहिए, लेकिन वादे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही कर रही हैं, बागडोर तो सब इनके हाथ में है। अब इसको आगे कैसे लेके जाया जाए? मैं बता रहा हूँ, फ्रीबीज को जरूर बताइएगा कि फ्रीबीज ठीक है कि नहीं, एक विश्लेषक राजनीतिक होने के नाते। नहीं, देखिए एक डिस्टिंक्शन आपको, जैसे मैंने कहा कि एक प्रायोरिटाइजेशन होता है, एक ग्रेडेशन होता है और एक फ्रीबी होती है। फ्रीबी का मतलब है भाई भंडारा लगाया है, जिसको आना है खा जाओ, चाहे आप मर्सिडीज में बैठ के आइए और खा। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने सही रखी कि भाई आपका आर्थिक कितना वहां पर सही है कि नहीं हो। राजनीति को, ठीक है, केजरीवाल ने देश की राजनीति को इस फ्री से ऐसा बदला कि दिल्ली में भाजपा कांग्रेस साफ हो गई और पंजाब में कांग्रेस साफ हो गई। तब सब पार्टियों को लगा कि भाई अगर चुनाव लड़ना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो इन्होंने कर्नाटक में वादे किए, हिमाचल में वादे किए। ये भूल गए कि जो दिल्ली है वो तो केंद्र शासित ही राज्य एक तरह का, और उसमें न उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, न कहीं और उनको पैसे लगाने हैं। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। फिर क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में उनको लगा कि भाई हम हिमाचल जीत गए, कर्नाटक जीत गए, तो फिर वो खुलकर आ गए और वो स्कीमें, भाई आप 1 लाख आप ले जाओ, 1 लाख आप ले जाओ, 1 लाख आप ले जाओ। तो वो योजनाएं, खैर उनका असर हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन वो सत्ता में नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, और उसके बाद हरियाणा में ये रिजल्ट सामने आ गया। तो मैं तो खड़गे जी को साधुवाद देता हूं कि वो उन्होंने अपने लीडरशिप के अगेंस्ट खड़े होकर और उनके वादों को नकार के, उनकी जो पॉलिटिक्स है, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है, मत कीजिए जो आप निभा नहीं सकते हैं। और वही बात अब सब, क्योंकि उनको मालूम है भाई हिमाचल का रिजल्ट सबके सामने आंखों में घूम रहा है, कर्नाटक का सबके सामने घूम रहा है, उसी के चलते हरियाणा आप चुनाव हार गए, लोगों ने आप पे भरोसा नहीं किया। अब अगर आप महाराष्ट्र में देखिए, वो पार्टी अध्यक्ष हैं, वो महाराष्ट्र में चुनाव के लिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने वहां घोषणा कर दी, आप बंद कर रहे हो, तो हम क्या मुंह लेकर जाएंगे वहां पर। तो मतलब यह है कि जो देश की जनता है, अगर आप गारंटीज को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपको रिजेक्ट करेगी, और अगर पॉलिटिकली कोई पार्टी रिजेक्ट होगी तो नेचुरली उसके अध्यक्ष को बोलना पड़ेगा, भले ही उसके जो लीडर हैं या एलओपी हैं, जो भी हैं, वो भले ही कुछ भी कहते रहे, उसने अपनी बात रखी। स्वामी जी, ये जनता में क्या मैसेज जाता है इसका, इस तरीके के स्टेटमेंट्स का? ये जो स्टेटमेंट है, मतलब एक प्रैक्टिकली अगर सोचा है, जनता क्या सोचेगी? ये खड़गे जी का स्टेटमेंट सही मायने में तो ये है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को वो वायदे नहीं करने चाहिए जिनको वो निभा नहीं सकते हैं। लेकिन खास तौर से ये उन पर इसलिए लागू हो रहा है कि इसी तरह के वादों को और एक्सपेंड करके ठीक है, ठीक है। आपकी बात जो है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को उतना ही वादा करना चाहिए जितना 1 लाख, हाँ, और हम सारी एमएसपी पे खरीद लेंगे, एमएसपी की गारंटी भी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो जो है मैसेज चला गया। और अब महाराष्ट्र में चुनाव है, उन्होंने वो घोषणा कर दी 5 गारंटी की, तो नेचुरली जो विपक्षी भाजपा है वो तो उनको पकड़ेगी कि भाई आपके अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो, मुझे महाराष्ट्र में फंसा दिया। तो महाराष्ट्र में जो वादा कर लिया, अब उनको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप ऐसे करते हैं, भाई जो गरीब है आप उसको देंगे। अब देखिए दिल्ली में आप देखिएगा कि शिवम जी फ्री बस सेवा है लेडीज के लिए, कोई भी जाए, ठीक, 1.5 लाख कमाने वाली भी फ्री जा सकती है, और बेचारी पर ये बंद होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकली ये बंद होना चाहिए ना, कि भाई कोई 1.5 लाख के आप तो करोड़ों कमा रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि इसमें एक प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए, और जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, जो गरीब हैं, आप सरकार ये नहीं कह सकती कि उनको हम नहीं देंगे, लेकिन आप इनको बंदर बाट मत करिए। ठीक है, देखिए फर्क है, एक कि आप जो गरीब है उसको घर दे रहे हैं, ठीक है,
एक आप कह रहे हैं कि हम सबको घर दे देंगे, मुफ्त में ले जाइए, वो गलत है, वो गलत है। हाँ, जिसके पास है और जो संपन्न है, वही कहा जाता है ना। जब हम तो कहते हैं जब दीपावली मनाई जाती है तो गरीबों को ज्यादा मिठाई बांटिए, उनके साथ ज्यादा मनाइए। एक संदेश में हम इसलिए कहते हैं कि भाई सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है ना, ये बंदर बांट कर दी कि सबको देंगे, तो कहां से देंगे इतनी बड़ी आबादी में? ठीक है विदुर रावल जी, बिल्कुल ये एक आरोप अगर आप कांग्रेस पर लगाते हैं, आम आदमी पार्टी पर लगाते हैं, तो आपको नहीं लगता बीजेपी के लिए भी अब एक मजबूरी हो गई है कि ऑप्शन नहीं है कि चुनावी वादों में अगर हम भी कोई ऐसा देने की बात नहीं रखेंगे तो शायद चुनाव लड़ना कठिन हो जाएगा? फ्रीबीज वर्सेस मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी, ये आत्मचिंतन की बात है। कब तक किया जाएगा? 2000 का आने वाले समय को 5000 करना पड़ेगा, कभी 10,000 होगा। एक ऐसा भी दिन आएगा कि भाई लाखों रुपए देने पड़े हैं, तो वो खटाखट योजना कहीं पे भी हो सकती है, आगे भी आ सकती है। इस तरीके की योजना आप क्या इसका कोई है हल है? नहीं, हमारे लिए ये मजबूरी नहीं है। हमारे लिए मजबूरी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड संबंध है जनता के साथ। हम लोग जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और जनता इसमें विश्वास करती है। रावल जी, पर जनता को अगर देखिए, मैं कह रहा हूं फ्री बिजली का वादा, फ्री बस का वादा और पानी का वादा, अब दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, और क्या कारण है बार बार आम आदमी पार्टी सरकार का वहां पर आने का? इसके सिवा आपको क्या लगता है ऐसा कोई सेवा इसके? हाँ, सुरेंद्र स्वामी जी ने भी ये बात कही थी। मैं अपनी बात कहने से पहले इसी का जवाब दे देता हूँ। हाँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 2000 के जब से ये मिलेनियम शुरू हुआ है तब से ही हम सत्ता में नहीं है। 3 बार शीला दीक्षित जी के समय भी हम सत्ता में नहीं आ पाए। ये कहना कि ठीक हर चुनाव दर चुनाव जो है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत खत्म हुआ है। इतना जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया, नहीं की कर पाए। हमारा तो उल्टा प्रतिशत जो है शीला दीक्षित जी के जमाने से भी अब बढ़ा है। ठीक है, वो सीट्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाया, सीधा जो है जिस प्रकार से जो इस प्रकार का गुणा भाग हुआ उसमें मेरे ख्याल आज डिबेट में नहीं जाना चाहिए। मैं आपका जो पहला सवाल है उस पर डायरेक्टली आता हूं। भारतीय जनता पार्टी पर जब भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो लोग विश्वास करते हैं। हमने हरियाणा के अंदर कहा था कि हम जो है पेंशन जो 750 रुपए कांग्रेस के जमाने में मिलती थी, हमने 2014 में कहा था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम इसको 2000 कर देंगे। हमने कर दी। हिंदुस्तान में सबसे अधिक पेंशन जो है हरियाणा में मिली। फिर हम 2019 में चुनाव में गए, हमने कहा अब की बार हम 3000 कर देंगे। हमने 2024 के चुनाव से 1 साल पहले कर दी। हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर सामाजिक सुरक्षा किसी पेंशन मिलती है, जिसमें आप यंग पेंशन कह सकते हैं, जिसमें आप वृद्धावस्था पेंशन कह सकते हैं, और अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन हिंदुस्तान में सबसे अधिक कहां मिलती है? भाजपा शासित हरियाणा के अंदर। लेकिन हम जो कहते हैं हम करते हैं। हमारा ट्राई टेस्टेड ट्रस्टेड जो एक फॉर्मूला है, इसलिए हमारा रिपोर्ट कार्ड जब चेक होता है तो उसमें हमें जनता चुनती है। वहीं कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड जब चेक होता है, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि हिमाचल में कह तो रहे थे कि भाई हम ओपीएस लेकर आएंगे, यानी पुरानी पेंशन शुरू करेंगे। वर्तमान जिन लोगों को पेंशन मिल रही है और जो कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है वो ही नहीं दे पा रहे ये लोग। तेलंगाना के अंदर किस प्रकार से इन्होंने बोझ डाल दिया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को ऑन रिकॉर्ड आकर कहना पड़ा कि मैं राहुल और प्रियंका की गारंटियों को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो थोड़ा सा कर्म हुए उनको लेकर आपने कई सारे डिबेट्स की। प्रियंका गांधी जी 2 साल पहले तो नारा देकर गई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन मोहित खान के खिलाफ क्या लड़ने आई? या अयोध्या के अंदर जिसने दलित नाबालिग युवती को जिसने कलंकित किया, उसके खिलाफ की प्रियंका गांधी का आज तक एक ट्वीट दिखा दो। अगर अब तो 2 महीने हो गए आदेश जी, 2 महीने, एक ट्वीट दिखा दो। एक जवाब भी ले लेते हैं। एक और पूछ लेता हूं, बस समय मान लो अयोध्या चिड़ है, अयोध्या से इनको चिड़ है तो कन्नौज से चिड़ नहीं होगी। कन्नौज के अंदर नवाब यादव ने जो दुष्कर्म किया उसके खिलाफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, एक ट्वीट दिखा दो इन लोगों का। संदेश खाली के अंदर कितनी बड़ी घटना हुई, उसका कहीं जिक्र भी इनके मुंह से अगर निकल जाए तो। इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते थे कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, यहाँ बलात्कार का फ्री लाइसेंस बांट रखा है हमने। उसके खिलाफ एक ट्वीट दिखा दो लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले से। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसको जनता देखती है। जवाब रावल जी, जवाब आदेश जी, आप जवाब दीजिए। ये बलात्कार का
परमिट दे रखा है, कितनी गैर जिम्मेवारी की बातें आपके चैनल पे कर रहे हो। मैं आपको मौका दूंगा ना, बिल्कुल आप ही नहीं जो पॉलिटिकल दोनों को बराबर का मौका। रावल जी एक जवाब, अरे नहीं आप अपना जवाब दीजिए। क्या क्या गैर जिम्मेवारी बातें कर रहे हो जो है आप? एक पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है, और एक आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे अपना मंच लगा लो, वहां पे जाके बोल लो के खिलाफ, यादव के खिलाफ दिखाओ ना कोई, लगा लो वहां पे जाके भाषण बोलो, झूठ बोलो। जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था आपके वित्त मंत्री ने, आपके लिए भी कह देंगे। बताओ क्या बोलना जो है आपकी पत्रकारिता ये नहीं है जो सरकार। अरे आदेश जी मैं आपको दोनों को मौका दे रहा हूं ना, तो मैं एक पार्टी का नहीं आप आदेश जी आप आपस में करिए, बात करिए, आप दोनों का है ये, कोई नहीं ऐसे कोई जर्नलिस्ट का भी इन्वॉल्व नहीं होता। गांधी खानदान की चरण वंदना करना पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, ये दूसरों को पत्रकारिता भी सिखाने का दिखाएंगे। गांधी परिवार के चरण चाटुकारे जो हैं वो आकर यहाँ पर जवाब नहीं इनके पास, इनको 15 लाख बार बार याद आते हैं। आलू से सोना इनके घर में बना बनाकर जो है राहुल गांधी ने गोदाम भर दिए हैं, और उसके बाद भी आकर पत्रकारों पर सवाल खड़े करते हैं। थोड़ा भी गिरेबान के अंदर नहीं झांकते, ये नहीं पूछते कि 1958 से नेहरू साहब जो है और उसके बाद उनकी बिटिया इंदिरा आदेश जी आप भी जवाब दे सकते हैं, आप दोनों स्क्रीन पर हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी वो गरीबी हटाने की बात कर रहे, क्यों नहीं हट पा रही गरीबी आपसे? अपने खानदान की गरीबी कैसे हट गई? बिना कोई काम किए सोनिया गांधी हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला कैसे बन गई? हिंदुस्तान गरीब रहा और आप लोग गांधी खानदान को नहीं मैं नहीं बोल रहा ना, आप जो बोल रहे हैं उनका जवाब तो आप देंगे ना। आप ये पत्रकारिता में और क्या करें? नहीं कैसे झूठ आप साबित करेंगे ना, मैं उनका एनालिसिस है, आप देखेंगे उनका। आपने भी पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं, तो मैंने कुछ कहा आपको? देखिए विभूषण दिया करते थे वो पत्रकार अच्छे थे, ठीक है, मैंने ना आपके झूठे बोले ना इनके झूठे बोले। आप देखिए ना, आप देखिए, आप दोनों आपस में देखिए, हो जाते थे वो पत्रकार अच्छे थे जिनको ये नहीं मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। चलिए वापस आते हैं मैं चाहूंगा सभी को स्क्रीन पर रखा जाए, सभी को स्क्रीन पर रखा जाए। नहीं मैं सभी को मेरी कोई डिबेट में मैं क्लियर कर दूं। मैं रावल जी एक बार नहीं मेरी भी बात है, मैं रावल जी एक मिनट बस मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई बीजेपी ठीक आदेश जी नहीं ठीक है, सुनिए एक मिनट, दोनों का थोड़ा सा ऑडियो मेरे को डाउन करना। आदेश जी एक मिनट दोनों का ऑडियो रोकेंगे। मैं एक मोटी बात यहां पर समझा दूं। मैं पत्रकार हूं, आज से बहुत पहले से पत्रकार हूं, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और मैं उतनी पत्रकारिता करता हूं जितनी मुझे आवश्यकता होती है। और पत्रकार का धर्म होता है एक की बात रखना, दूसरे की बात रखना, दोनों को बराबर का मौका दिया। आदेश जी नहीं, देखिए आपने जो बोला पीएम मोदी को लेकर, बीच में मैंने टोका हो तो आप मुझे बताइए। और रावल जी ने जब आरोप लगाया तो मैंने उनको भी नहीं रोका, स्वामी जी का विश्लेषण भी दिखाया। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहां पर एजेंडा ना चला रहा हूं, ना मैं आपके खिलाफ जा रहा हूं। हाँ ये गलत है। देखिए आप मैं उनको चुप कराऊं, आप चुप कराइए, मैं चुप नहीं कराऊंगा। हाँ अनपार्लियामेंट्री कुछ बोला गया हो तो वो मैं उसके लिए कहता हूं वो नहीं जाएगा। लेकिन जिस पत्रकार ने कैश फॉर वोट की टैक्स को दबा दिया। चलिए बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। समय का अभाव है लेकिन आप सभी ने समय निकाला। आदेश जी आपका भी धन्यवाद, रावल जी आपका भी धन्यवाद, और स्वामी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो अंत वापस बात वही रखते हैं, कोई भी चैनल हो, कोई भी पत्रकार हो, वो केवल पत्रकारिता, उसका धर्म उसको आता है, उसको बखूबी सीखने ना सिखाने की किसी को आवश्यकता है। आज इतना ही मौका था दर्शकों आपके साथ इस चर्चा को साझा करने का। आगे दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।